हेलो टू ऑल, कैसे हैं दोस्तों। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और आज की क्लास के अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं सेल डिवीजन के ऊपर। सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक होता है जिसका कि नाम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, कई बार आते हुए भी बच्चे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का समावेश किया है, अच्छे से इसको समझें ताकि रियल टाइम एग्ज़ाम के अंदर आप गलती ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है सेल डिवीजन। पहला क्वेश्चन, एनेस्ट्रल माइटोसिस इज फाउंड इन। एनेस्ट्रल का मतलब समझते हो? एनेस्ट्रल का मतलब होता है अतार्की समसूत्री विभाजन। अतार्की का मतलब क्या होता है? अतार्की का मतलब समझ लो कि एनेस्ट्रल का मतलब होता है जिसमें सेंट्रियोल एब्सेंट हो। मानो कि जिसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब सेंट्रियोल किस में एब्सेंट होता है? प्लांट सेल के अंदर तारक केंद्र है ना। तारक केंद्र का एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। अब प्लांट सेल के अंदर यदि सेंट्रियोल ही नहीं है तो एस्टर रेज निकलेगी नहीं। एस्टर रेज एब्सेंट, तारकीय अरे अनुपस्थित। तो जब तारकीय अरे ही नहीं है तो अतार्कीय समसूत्री विभाजन हो गया। जब एस्ट्रल रेज ही नहीं है तो क्या हो गया? एनेस्ट्रल माइटोसिस हो गया। तो एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रियोल होते हैं तो एस्ट्रल रेज भी होती है, ठीक है ना। तो देखो एनिमल सेल में तो क्या होता है, ये जैसे सेंट्रियोल है तो इन सेंट्रियोल से क्या निकलती है? एस्टर रेज। तो एस्ट्रल माइटोसिस होता है। एनेस्ट्रल माइटोसिस विशेषता है किसकी? प्लांट्स की। एनेस्ट्रल माइटोसिस किस में मिलता है दोस्तों? प्लांट्स के अंदर मिलता है। द बेस्ट स्टेज टू व्यू, ऐसी कौन सी स्टेज है सेल डिवीजन की जिसमें गुणसूत्र की संख्या की गणना, माप, संरचना को जानने के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? मतलब बेस्ट स्टेज टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ द क्रोमोसोम एंड काउंट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब संरचना को जानने की, संख्या की गणना की, माप की, यदि हम लोग सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर मतलब देखते हैं सेल डिवीजन के अंदर तो 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनमें से सबसे बेहतरीन अवस्था जो होती है जहाँ पर गुणसूत्रों की साइज, शेप और उनकी गणना की जा सकती है, और वो होता है मेटाफेज, सबसे बेस्ट स्टेज। देखो कौन सी स्टेज है भाई? मेटाफेज। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन में क्या होता है, जैसे ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन होगा ऐसा, और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा, और ये तो कंस्ट्रक्शन हो ही चुका है। यहाँ पर तो ये कंस्ट्रक्शन और गहरा होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा, और अंत में 2 सेल्स बन जाएगी। तो प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन जो होता है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स वगैरह कुछ भी नहीं बनते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। कहाँ पर है देखो, एमाइटोसिस। इसको हिंदी के अंदर हम असूत्री विभाजन भी कहते हैं। डायरेक्ट डिवीजन होता है, डायरेक्ट डिवीजन, ठीक है। तो बताओ डायरेक्ट सेल डिवीजन किसको कहते हैं? एमाइटोसिस को। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब समझते हो? एक स्टेज होती है जाइगोटिंग, ठीक है, प्रोफेज 1 की और मियोसिस 1। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मियोसिस 1 की एक स्टेज है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की एक सब स्टेज है जाइगोटिंग। उसमें क्या होता है? सिनेप्सिस होता है, जिसमें 2 समजात गुणसूत्र एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिपर लाइक फैशन के अंदर। तो नंबर ऑफ क्रोमोनीमेटा या डीएनए इन बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स आर,
सिनेप्सिस के दौरान युगली गुणसूत्रों में क्रोमोसोमिटा या डीएनए की संख्या कितनी होती है? सिनेप्सिस के दौरान युगली गुणसूत्र में, युगली गुणसूत्र का मतलब है वो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम में क्रोमोसोमिटा या डीएनए की संख्या। हमेशा एक चीज याद रखना, बाइवेलेंट का मतलब, ऑलवेज रिमेंबर, बाइवेलेंट का मतलब टेट्राड होता है, चतुष्क होता है, ये याद रखना। बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है बोलो? टेट्राड। बाइवेलेंट बोले तो क्या होता है? टेट्राड। इसका मतलब ये हुआ कि सिनेप्सिस जब होता है ऐसा, सिनेप्सिस में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो सिनेप्सिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, बाइवेलेंट जो बनेगा, राइट, उसको हम टेट्राड कहेंगे, यानी कि उसके अंदर क्रोमोसोमिटा या डीएनए की संख्या 4 होगी। बाइवेलेंट बोले तो टेट्राड। एक बात है हमेशा याद रखो, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा प्रकट होता है? इन प्लांट सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर बाय। एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है वो सेल फरो मेथड से होता है, और प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन सेल प्लेट से होता है। तो कोशिका प्लेट, सेल प्लेट, ऑलवेज रिमेंबर। इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, विदलन, खांच विधि द्वारा, अंतवलन द्वारा, नहीं। इसका सबसे सटीक आंसर है प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है वो हमेशा सेल प्लेट के द्वारा होता है। व्हाट आर इवेंट्स, राइट, विच अकर इन टीलोफेज? टीलोफेज में कौन सी घटनाएं पूर्ण होती है? टीलोफेज में कौन सी घटनाएं पूर्ण होती है? विपरीत तर्कु ध्रुवों पर गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं। विपरीत तर्कु ध्रुवों पर क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, विपरीत तर्कु ध्रुवों पर गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स, प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुई थी वो वापस से बन जाती है, सही है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुनः निर्मित हो जाती है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सारे सही है। तो याद रखना, विच इवेंट्स अकर ड्यूरिंग टीलोफेज। टीलोफेज में कौन कौन सी घटनाएं होती है? टीलोफेज में कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं, सही है। केंद्रीय आवरण का पुनः निर्माण हो जाता है, केंद्रिका गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर पुनः निर्मित हो जाती है, तो सारे के सारे सही है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स डिवाइड सेट। सेंट्रियोल कहाँ पर डिवाइड करता है? सेंट्रियोल समझते हो ना, तारक केंद्र। तो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल के अंदर G1, S, G2 है ना, और लास्ट में M फेज आ जाती है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि तारक केंद्र का विभाजन कहाँ पर होता है? तो जिस स्टेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी स्टेज के अंदर तारक केंद्र का भी क्या होता है? विभाजन होता है। तो वो कौन सी स्टेज होगी? एस स्टेज। सेंट्रियोल कभी भी कोई पूछे कि सेंट्रियोल किस में डिवाइड करता है, तो सेंट्रियोल डिवाइड करता है किसके अंदर? एस फेज के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व कायस्मेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस विल बी। टू ऑब्जर्व कायस्मेटा, आप जानते हो कायस्मेटा वो जगह है जहां पर कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। टू ऑब्जर्व कायस्मेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस वुड बी। कायस्मेटा को प्रेक्षित करने के लिए मियोसिस की सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो देखो, क्रॉसिंग ओवर तो होता है पैकाइटिन स्टेज के अंदर, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है, और क्रॉसिंग ओवर दिखाई देती है मतलब कायस्मेटा आपको क्लियर कट दिखाई देगा। तो हमेशा याद रखो, कायस्मेटा को प्रेक्षित करने के लिए मियोसिस की सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होनी चाहिए? डिप्लोटीन होनी चाहिए। मेटाफेज, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन या पैकाइटिन। कई लोग ये कहते हैं कि पैकाइटिन होना चाहिए। अरे भाई, पैकाइटिन के अंदर क्रोमोसोम्स कॉइल्ड हैं, है ना, और वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यदि कोई पूछे कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो पैकाइटिन में होता है। दिखाई कहाँ पर देता है? डिप्लोटीन के अंदर। क्यों? क्योंकि कायस्मेटा उसी स्टेज के अंदर ही क्या होता है? दिखाई देता है, प्रकट होता है। टू ऑब्जर्व कायस्मेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस इज
दैट इज डिप्लोटीन। नेक्स्ट, मेटाफेज में एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या। मेटाफेज जो होता है उसमें एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या। मेटाफेज में एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या। मेटाफेज कहीं पर भी हो उसके अंदर दो क्रोमेटिड होंगे ही होंगे। मेटाफेज स्टेज कहीं की भी हो, माइटोसिस की हो, मियोसिस की हो, यानी कि समसूत्र विभाजन की हो, अर्धसूत्र विभाजन की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेटाफेज में एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या हमेशा दो होगी। देखते हैं, 2 इन माइटोसिस 1 इन मियोसिस, नहीं। माइटोसिस में 2, मियोसिस में 1। मैंने कहा है माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, किसी की भी मेटाफेज स्टेज हो, मेटाफेज स्टेज के अंदर दो क्रोमेटिड का होना तय है। एक बात के ऊपर गांठ बांध लो। फिर 1 इन माइटोसिस 2 इन मियोसिस, नो। 2 इन माइटोसिस एंड 2 इन मियोसिस, बिल्कुल सही है। माइटोसिस के मेटाफेज में भी दो क्रोमेटिड होंगे और मियोसिस के मेटाफेज में भी कितने क्रोमेटिड होंगे? दो ही होंगे। और 2 इन माइटोसिस एंड 4 इन मियोसिस, नो, दो होंगे हमेशा, ये फिक्स रख लीजिए। अब आ जाते हैं पैकाइटिन के अंदर। इन पैकाइटिन जानते हो ना क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की एक स्टेज है पैकाइटिन, जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रोमेटिड्स आर नॉट विजिबल। क्रोमेटिड्स तो दिखाई देते हैं ना, पैकाइटिन के अंदर तो दिखाई तो देते ही हैं। क्रोमोमियर्स आर नॉट विजिबल, गुणसूत्र प्रकट नहीं होते, है ना। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स स्टेन फेंटली, गुणसूत्र हल्के अभिनंजित होते हैं। क्रोमोसोम्स कॉइल मोर, हाँ ये होना चाहिए। पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स की जबरदस्त कॉइलिंग होती है। क्या कहा मैंने? पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा कुंडलित हो जाते हैं, दे आर टाइटली कॉइल्ड। हमेशा याद रखो, क्रोमोसोम्स बहुत बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? पैकाइटिन स्टेज के अंदर कुंडलित होते हैं। क्लियर है? तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल रिक्वायर्ड फॉर। क्या कहा मैंने? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में तारक केंद्र का क्या कार्य है? सेंट्रियोल इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल इन सेल डिवीजन, सेंट्रियोल इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, है ना, रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। एनिमल सेल के अंदर आप जानते हैं कि विपरीत ध्रुवों के ऊपर सेंट्रियोल्स होते हैं। ये क्या है? सेंट्रियोल है, यानी कि तारक केंद्र है, और इनसे एस्टर रेज निकलती है। एस्टर रेज, तार की अरें, और यही एस्टर रेज आगे चलकर क्या बनाती है? इनसे ही स्पिंडल फाइबर्स फिर अराइज होते हैं। तो सेंट्रियोल्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन, सही है। न्यूक्लियोलस रीअपीयरेंस केंद्रिका के पुनः प्रकट होने में मदद करता है, नो। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, गुणसूत्रों के पृथक्करण के अंदर मदद करता है, नन ऑफ द अबव। इसका सबसे सटीक आंसर है सेंट्रियोल इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में तारक केंद्र का कार्य यह है कि वह तर्कु तंतु के निर्माण में क्या करेगा? मदद करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, कोल्चिसिन कोशिका विभाजन को अवरुद्ध कर देता है। याद रखो, कोल्चिसिन के लिए हम कहते हैं कि वो एक माइटोटिक पॉइजन है और ये विभाजन को क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है और बहुगुणिता प्रदर्शित करता है। नेचुरल है कि कोल्चिसिन जब माइटोसिस को रोक देगा तो क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाएगी, और डबलिंग हो जाएगी तो बहुगुणिता स्थापित हो जाएगी। कोल्चिसिन इनहिबिट सेल डिवीजन, ब्रिंग पॉलीप्लॉइडी, और बहुगुणिता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि कोल्चिसिन क्या करता है? याद रखना, कोल्चिसिन हमेशा स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है। कोल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन है क्योंकि वह स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को रोक देता है। जरा देखें, इनहिबिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एट एनाफेज, एनाफेज प्रवस्था में गुणसूत्र बिंदु के विभाजन को अवरुद्ध कर देता है, नहीं। मैंने कहा है कोल्चिसिन जो होता है वो एक माइटोटिक पॉइजन है और ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है। इनहिबिटिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एट प्री मेटाफेज स्टेज, प्री मेटाफेज अवस्था में तर्कु तंतु को अवरुद्ध करता है। यस, कोल्चिसिन हमेशा स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है। स्प्लिटिंग क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र का विभाजन करता है, नहीं, विभाजन को तो वो और उल्टा रोक रहा है। नॉट अलाउइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र कला को विलुप्त नहीं होने देता, ये कुछ भी लॉजिक नहीं है। याद रखना, कोल्चिसिन इनहिबिट सेल डिवीजन एंड ब्रिंग पॉलीप्लॉइडी, व्हाई? बिकॉज
इट इनहिबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन एट प्री मेटाफेज स्टेज। ये प्री मेटाफेज अवस्था के अंदर स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है। माइटोसिस अकर्स इन, समसूत्री विभाजन किस किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी में हो सकता है, हाँ हो सकता है। विभज्योतक के अंदर होता ही है डेफिनेटली। स्ट्रेटम जर्मिनेटम, स्किन की एक लेयर होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, वहाँ पर भी माइटोसिस हो सकता है। तो माइटोसिस अकर्स इन, तो माइटोसिस तो सभी के अंदर होगा, उपरोक्त सभी के अंदर। एन ऑर्गेनिज्म इज 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, एक जीव है जिसमें पेड़ गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मतलब युग्मित गुणसूत्रों की संख्या 20 जोड़ी है, 20 जोड़ी। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड इन डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मतलब पूछ रहा है कि किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या 20 जोड़ी है, तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंत में व अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के अंत में प्राप्त संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर देता है, और मियोसिस 2 जो होता है वो कभी भी गुणसूत्रों की संख्या को चेंज नहीं करता है। तो यदि मान लीजिए कि 20 जोड़ी है, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में कितने रह जाएंगे? आधे रह जाएंगे। तो 20 जोड़ी मतलब 40 का आधा कितना रह जाएगा? 20। और मियोसिस 2 कभी भी क्रोमोसोम नंबर को तो चेंज करता ही नहीं है, तो 20 के कितने रहेंगे? 20 ही रहेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय के बाद में दोनों में 20-20 रहेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर? तो 14वें का आंसर कौन सा है? 14वें का आंसर सेकंड है, क्लियर? हाउ मेनी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ माइटोसिस अकर टू प्रोड्यूस 256 सेल? 256 सेल्स बनाने के लिए कितने क्रमागत पीढ़ियों की आवश्यकता होगी? सूत्री विभाजन के दौरान 256 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए कितने क्रमागत पीढ़ियों की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ माइटोसिस मस्ट ऑकर टू प्रोड्यूस 256 सेल? मतलब सूत्री विभाजन के दौरान 256 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए कितने क्रमागत पीढ़ियों की आवश्यकता होगी? जरा देखें, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, राइट, और 128 से 256। देखते हैं कितना, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी और 8 पीढ़ी। आंसर क्या होगा? आया समझ में? अरे भाई, 1 से 2 तो एक डिवीजन हुआ, 2 से 4 तो एक डिवीजन हुआ, 4 से 8 तो एक डिवीजन हुआ, एंड सो ऑन। तो सूत्री विभाजन के दौरान 256 कोशिकाएं प्राप्त करने हेतु कितने क्रमागत पीढ़ियों की आवश्यकता होगी? तो डेट इज 8 की आवश्यकता होगी, क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, 15th। नेक्स्ट, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मान लीजिए कि कैरियोकाइनेसिस ही होता रहे, न्यूक्लियस ही बनते रहे और साइटोप्लाज्म डिवीजन हो ही नहीं, तो किसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के द्वारा पूर्ण नहीं होता? जूस्पोर नो, आरबीसी नहीं, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट हाँ, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है कोकोनट का वो कैसा मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो वो कैसे बनता है? तो उसके अंदर केवल और केवल न्यूक्लियर डिवीजन्स होते रहते हैं दोस्तों, और क्या नहीं होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होता है। तो एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, नारियल का जो भ्रूणपोष है, उसके निर्माण में कैरियोकाइनेसिस तो होता रहता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है? या होता भी है तो अंत में होता है। तो 16 का आंसर कौन सा हो गया? 3rd। नेक्स्ट, विच वन एंश्योर्स मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? कौन सा एक पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखना सुनिश्चित करता है? मतलब आप यदि देखें, हमारे दादा के अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे पापा के अंदर भी 46, हमारे अंदर भी 46, आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी 46। तो गुणसूत्र की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी जो डिवीजन कांस्टेंट बनाए रखता है वो कौन सा होता है? मियोसिस होता है, ठीक है? अर्धसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि वो हर पीढ़ी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या को आधा करता रहता है। जैसे पिता ने स्पर्म बनाए तो आधा हो गया मियोसिस के वक्त में, माता ने ओवम बनाए तो आधे हो गए गुणसूत्र, दोनों जुड़े तो जाइगोट बन गया, है ना? तो इस तरीके से, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा डिवीजन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को कांस्टेंट बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है? तो वो कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन है।
सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंटेड। सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पर ज्वाइन होते हैं? तो ये जो बिंदु है इसको अपने क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, यानी कि गुणसूत्र बिंदु। तो क्रोमोसेंटर नो, मेटा सेंटर नो, सेंट्रोमियर बिल्कुल साफ दिख रहा है, सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड जहाँ पर ज्वाइन होती है उसको अपने क्या कहते हैं? जहाँ पर ज्वाइन होती है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर है? व्हाट इज ट्रू फॉर माइटोसिस? सूत्री विभाजन के लिए क्या सत्य है? सूत्री विभाजन, क्या सूत्री विभाजन के ना माइटोसिस में 2 डिवीजन होते हैं? नहीं, माइटोसिस में नहीं, मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं। इट मेंटेन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन करता है? नहीं, गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन करने वाला तो कौन है? दैट इज मियोसिस है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इट अकर्स ओनली इन सोमेटिक सेल। हो सकता है, अगला भी देख लेते हैं एक बार। इट अकर्स इन सोमेटिक सेल एज वेल एज गोनाड्स, ये कायिक कोशिका और जंतु में होता है। तो थर्ड से बेटर फोर्थ वाला है, क्योंकि यहाँ पर सोमेटिक सेल भी आ रही है और गोनेड्स भी आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गोनेड्स में भी क्या होता है? माइटोसिस तो होता ही है। तो हम क्या करेंगे? 19th का जो आंसर है वो कौन सा है भाई? ये कायिक कोशिका और जंतु में होता है। इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स एज वेल एज गोनेड्स, ये सोमेटिक सेल्स में भी होता है और गोनेड्स में भी होता है। ये सोमेटिक सेल्स में भी होता है और गोनेड्स में भी होता है। तो 19th का जो आंसर है वो कौन सा होगा? 4th होगा। इन मेटाफेज 1 क्रोमोसोम्स आर इन, मेटाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स किस स्टेज में होते हैं? तो देखो मेटाफेज कब आता है? प्रोफेज 1 के बाद में मेटाफेज 1 आता है। प्रोफेज 1 की पैकाइटीन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स टेट्रावेलेंट हो चुके हैं, टेट्राड हो चुके हैं। आर यू गेटिंग? तो आगे भी तो टेट्राड ही रहेंगे। तो इन मेटाफेज 1 क्रोमोसोम्स आर इन, राइट। क्रोमोसोम्स किस स्टेज में होंगे? तो ऑफकोर्स क्रोमोसोम जो है वो किस स्टेज में होंगे? टेट्राड स्टेज में होंगे। डायड में नहीं होंगे, डिप्लॉयड नेचर के नहीं, अट्रैक्ट ईच अदर ये नहीं। मेटाफेज 1 क्योंकि प्रोफेज 1 के बाद आ रही है, प्रोफेज 1 के अंदर पैकाइटिन स्टेज वगैरह के अंदर क्रोमोसोम टेट्रावेलेंट हो चुके हैं, टेट्राड हो चुके हैं। तो इसलिए मेटाफेज 1 में भी क्रोमोसोम्स जो है वो टेट्राड स्टेज के अंदर ही रहेंगे। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज 1 है। क्यों? क्योंकि प्रोफेज 1 के अंदर स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन है ना, जाइगोटीन, पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन और डाइकाइनेंसिस। तो प्रोफेज 1 खुद 5 सब स्टेजेस की बनी हुई है ना। तो मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज यदि कोई होगी तो वो तो कौन सी होगी? प्रोफेज 1, वेल नोन है। केमिकल फॉर अरेस्टिंग सेल डिवीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सेल डिवीजन को अरेस्ट करने वाला, कोशिका विभाजन को निरोधित करने वाला जो रसायन है वो किससे निकालते हैं, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? क्रोकस से, यानी कि केसर से? नो। कॉल्चिकम? यस। एक प्लांट होता है लिलिएसी फैमिली का जिसका की नाम है कॉल्चिकम, और इस कॉल्चिकम से हम क्या निकालते हैं? कॉल्चिसिन निकालते हैं। कॉल्चिकम से हम क्या निकालते हैं? कॉल्चिसिन निकालते हैं। और कॉल्चिसिन जो होता है वो माइटोटिक पॉइजन होता है और वो सेल डिवीजन को क्या कर देता है? अरेस्ट कर देता है। तो 22nd का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए दोस्तों? सेकंड। अ क्रोमोसोम कैरिंग सेंट्रोमियर एट वन एंड, सेंट्रोमियर एट वन एंड, जैसे कि ये यहाँ पर ये सेंट्रोमियर एट वन एंड, तो सेंट्रोमियर जिसके एकदम एंड के ऊपर हो वो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। अलग अलग होते हैं ना, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो एक सिरे पर सेंट्रोमियर युक्त गुणसूत्र है ना, एक सिरे पर, बिल्कुल एक सिरे के ऊपर जो होता है तो वो कौन सा होगा? टीलोसेंट्रिक होगा। टीलो का मतलब क्या होता है? टर्मिनल। एक सिरे के ऊपर क्या उपस्थित होगा? दैट इज सेंट्रोमियर स्थित होगा। नेक्स्ट, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन जाइगोटीन इज कॉल्ड, जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को सिनेप्सिस कहते हैं, राइट। मैंने क्या कहा? प्रोफेज 1 की एक स्टेज होती है जाइगोटीन, उसके अंदर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को अपने क्या कह देते हैं? सिनेप्सिस कह देते हैं। कई बार बच्चे जल्दबाजी के अंदर सिनेप्स करके आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्स तो अपने वहाँ तंत्रिका तंतु के का जो जंक्शन होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम,
समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों के विनिमय को हम क्या कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों का जो विनिमय होता है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन विनिमय। ट्रांसलोकेशन नहीं, लिंकेज नहीं, इन्वर्जन नहीं। क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग, मतलब गुणसूत्र किस समय सबसे कम कुंडलित, सबसे कम संघनित कौन से होते हैं? तो देखो, प्रोफेज के अंदर आते आते जो है वो क्रोमोसोम का कुंडलन बढ़ने लग जाता है, लेकिन प्रोफेज के जो पहले की स्टेज है, सेल साइकिल की इंटरफेज स्टेज जो होती है, इंटरफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम सबसे कम कुंडलित होते हैं। बाद में तो फिर वो क्या हो जाते हैं? कॉइल्ड हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग किस में आएगा? इंटरफेज। बाद की स्टेजेस में तो वो कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। एक प्लांट सेल है जिसके अंदर की माइटोसिस के एंड में 12 क्रोमोसोम्स है। इमेजिन करो, एक पादप कोशिका में सूत्रीय विभाजन के अंत में 12 क्रोमोसोम है। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड इट बी इन G2 फेज ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन? मतलब वो कह रहा है ये G1, S, G2 और M। अब वो कह रहा है कि एक प्लांट सेल के अंदर M स्टेज के बाद में, एक पादप कोशिका में सूत्रीय विभाजन के अंत में, मतलब अंत का हो गया G1, S, G2 और M में एंड हो गया, तो M स्टेज के बाद में कौन से? 12 क्रोमोसोम से। तो G2 फेज, तो नेक्स्ट फेज के अंदर हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड इट वी हैव इन G2 फेज इन द नेक्स्ट सेल साइकिल? तो M के बाद में क्या आएगी वापस से? G1, S, G2 आएगी। तो वो कह रहा है कि इस G2 स्टेज के अंदर, ये G2 स्टेज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? तो आपको मालूम है कि डीएनए डुप्लीकेट हो सकता है यहाँ पर S स्टेज के अंदर। M के बाद में, M के अंदर यदि 12 है तो G2 में भी 12 ही रहेंगे, G2 में भी 12 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि M के बाद में G1 आता है, S आता है, फिर G2 आता है नेक्स्ट सेल साइकिल के अंदर। तो भैया G1 के अंदर तो कोई चेंज आता ही नहीं है, S के अंदर चेंज आता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, लेकिन क्रोमोसोम तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्रोमोसोम का कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होता है, केवल वहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो G2 के अंदर जो M फेज के अंत में थे उतने ही G2 के बाद में भी रहेंगे, वो 12 ही रहेंगे। क्लियर? एस्ट्रल रेज अराइज फ्रॉम, अभी जस्ट अपन ने 2 क्वेश्चंस में कम से कम बताया था कि तारकीय अरे जो होती है वो तारक केंद्र से निकलती है, तारकीय अरे तार केंद्र से निकलती है। एस्ट्रल रेज अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल, और फिर बाद में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो एस्ट्रल रेज कहाँ से अराइज होती है? सेंट्रियोल से। साइटोप्लाज्म नहीं, क्रोमेटिड नहीं, सेंट्रोमियर नहीं। एस्ट्रल रेज हमेशा कहाँ से निकलती है? सेंट्रियोल से निकलती है, जो एनिमल सेल के अंदर विपरीत ध्रुवों के ऊपर होते हैं। स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ, हमेशा एक चीज़ याद रखो, मैं एक बता देता हूँ आपको। स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर वो याद रखो 97% तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है ना, और 3% भाग उसका किसका बना होता है? आरएनए का। तो अपने तो 97% पार्ट को एक बार कंसिडर करें तो स्पिंडल फाइबर किसके बने होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द सेल शोन इन फिगर? नीचे दिया गए चित्र कोशिका से संबंधित किसकी व्याख्या करते हैं? तो 8 गुणसूत्र दे रखे हैं, गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हाँ ठीक है, 8 क्रोमोसोम और 4 होमोलोगस पेयर, 8 गुणसूत्र व 4 समजात युग्म, 8 क्रोमोसोम और 8 होमोलोगस पेयर, 16 क्रोमोसोम और 8 होमोलोगस पेयर, या 16 क्रोमोसोम्स और 4 होमोलोगस पेयर, 16 गुणसूत्र तो 4 समजात। देखो भाई, ये बात तो तय है कि क्रोमोसोम 16 तो है नहीं, तो 2 को तो ओमिट ही कर दो। क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये तो दोनों होने से रहे, ठीक है, वो बता रहा है 16 क्रोमोसोम्स। अब बचा पहला और दूसरा ऑप्शन। 8 क्रोमोसोम तो है, ये तो तय हो गया। अब 4 होमोलोगस पेयर है या 8 होमोलोगस पेयर है? तो बड़ा साफ है, यदि 8 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं तो 4 होमोलोगस पेयर है ना। 8 यदि क्रोमोसोम्स हैं तो 4 होमोलोगस क्या है? पेयर है। 8 क्रोमोसोम होते हैं तो उसको हम 4 गुणसूत्र युग्म मानते हैं, 4 समजात युग्म मानते हैं, 4 होमोलोगस पेयर मानते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों, ये थे क्वेश्चन सेल डिवीजन के ऊपर। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप अपना क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो आप इस प्रैक्टिस से बढ़ा पाएंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।